नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपको समझा सके कि निवेश करना क्यों जरूरी होता है। तो कोई भी सवाल अगर आपके पास है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जानना चाहते हैं कब कहां कैसे शुरुआत होनी चाहिए या फिर जो पहला कदम आपने उठाया उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर हैशटैग आस्क आवाज योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें भेज दीजिए। तो ये तमाम तरीके हैं, आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और आज भी आपकी तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे और हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल मौजूद है आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। पंकज, इससे आपकी क्वेरीज पर राय लें उससे पहले आज ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं, कौन इन्हें इशू करता है, एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टैंडर्ड बॉन्ड्स होते हैं उससे डिफरेंट कैसे होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। जरूरी नहीं है कि आप इनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए, लेकिन इस शो का पर्पस अवेयरनेस फैलाना भी है, फाइनेंशियल एजुकेशन को भी प्रमोट करना है। तो इसीलिए पंकज जी, वेलकम टू द शो। तो बताइए प्लीज हमारे व्यूअर्स को कि ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, समझाइए। दीपाली नमस्कार। देखिए, ग्रीन बॉन्ड्स से पहले समझना जरूरी है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में, हालांकि हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, लेकिन सिंपल भाषा में एक बार फिर कहूंगा कि बॉन्ड्स एक तरह से जैसे आपकी फिक्स डिपॉजिट होता है उसी तरह का प्रोडक्ट है कि आप एक पैसा देते हैं कॉर्पोरेट को या गवर्नमेंट को, और जो भी इशूअर है वो आपको प्रॉमिस करता है कि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करेगा और मैच्योरिटी के टाइम पर आपका पैसा आपको वापस भी कर देगा। तो ये है बॉन्ड्स की परिभाषा। पर एफडी और बॉन्ड में अंतर ये होता है कि बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली ट्रेडेबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास वो बॉन्ड है दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। तो जब हम बात कर रहे हैं अभी ग्रीन बॉन्ड्स की, तो बस ये अंतर है, जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है तो उसका पर्पस किसी भी चीज के लिए, मतलब जो पैसा इकट्ठा किया गया है, जो फंड रेज किया गया है, उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन जब ग्रीन बॉन्ड की बात आती है तो यहां पर एक डिसाइडेड है कि जहां पर इस तरह की चीजें, जहां पर कार्बन का कम इमिशन हो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी हो या पॉल्यूशन कंट्रोल हो, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इस पैसे को लगाया जाएगा। तो अगर हम ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें, कुछ कॉर्पोरेट भी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करते हैं। और अभी जो चर्चा में आया है ये इसलिए आया है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का फ्रेमवर्क जो है उसको अप्रूव किया है। तो जब हम सॉवरेन बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पर गारंटी है। तो पहली बात, जो बॉन्ड्स, जो स्टैंडर्ड बॉन्ड्स हैं उसमें और ग्रीन बॉन्ड्स में अंतर यही है कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। और जब उसमें सॉवरेन वर्ड लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। तो यहां पर आपको एटलीस्ट अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ओके और अगर स्टैंडर्ड बॉन्ड से कंपेयर करें हम ग्रीन बॉन्ड्स को, तो क्या डिफरेंस है, प्लस इनकी टाइमलाइन क्या होती है? कुछ इन्वेस्टमेंट टाइम भी होता है इनका कि इतने समय के लिए आप मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं या फिर मैक्सिमम ईयर्स का टाइम पीरियड है? इसके बारे में प्लीज कुछ समझाइए। आपने जैसे कहा कि स्टैंडर्ड बॉन्ड्स में और ग्रीन बॉन्ड्स में क्या अंतर है, मैंने जैसे थोड़ा सा पहले भी कहा कि स्टैंडर्ड बॉन्ड्स का जो पैसा है, जो इशूअर पैसा ले रहा है, चाहे वो कंपनी से ले या पब्लिक से ले, इंडिविजुअल से ले, उस पैसे को किसी भी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी वक्त गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स जारी किए तो गवर्नमेंट उन्हें डिफरेंट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रही हो या किसी भी तरह से यूज कर सकती है। लेकिन जब बात आती है ग्रीन बॉन्ड्स की, तो ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा आएगा उस पैसे को स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए यूज किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी या पॉल्यूशन कंट्रोल, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होंगे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के उन प्रोजेक्ट्स के लिए इस पैसे को यूज किया जाएगा। तो ये अंतर है, स्टैंडर्ड बॉन्ड का पैसा कैसे यूज होगा और ग्रीन बॉन्ड का पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि डिपॉजिटर या इन्वेस्टर को इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन्वेस्टर अल्टीमेटली पैसा दे रहा है इशूअर को, और यहां पर हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें तो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का एक
अपना निजी ये है कि वो पैसे को कैसे यूज कर रहे हैं। बट पब्लिक के लिए तो ये है कि पैसा दिया तो मुझे टाइम पर उसका इंटरेस्ट आना चाहिए और मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। दूसरा, आपने बोला अवधि को लेकर कि उसकी मैच्योरिटी कितनी होगी। देखिए, मैच्योरिटी अलग अलग टाइम की होती है किसी भी बॉन्ड की। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि कितने टाइम का बॉन्ड होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ महीनों से लेके कई साल तक हो सकते हैं। और जहां तक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात है, तो जब ये जारी होंगे तभी डिसाइड होगा कि उसकी अवधि कितनी रखी जाएगी। ओके, और क्विकली आपके हिसाब से क्या एडवांटेजेस हैं अगर कोई इन बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाता है तो? एडवांटेज, एक तो अगर हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है कि सेफ है उसमें, क्योंकि सॉवरेन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, पैसा डूबेगा नहीं। और दूसरी बात, क्योंकि हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें भी आएंगी जब बॉन्ड्स जारी होंगे, लेकिन दूसरा ये होता है कि ट्रांसफरेबल होते हैं, लिस्टेड भी होंगे, तो आपको कभी अगर पैसे की जरूरत होती है तो आप अगर लिस्टेड हैं तो एक्सचेंज में ट्रेड भी इन्हें कर पाएंगे। ओके, तो चलिए, काफी सारी बातें आपको बताई गई हैं ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, स्टैंडर्ड बॉन्ड्स के बारे में भी, बॉन्ड क्या होते हैं वो भी समझाया पंकज जी ने। फिर भी कुछ पॉइंट ऐसा है जो आप समझ नहीं पाए या क्लैरिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। लेकिन अब जो सवाल हमें ऑलरेडी मिले हैं उनको करते हैं शामिल। आयुष कुमार बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, थैंक यू मैम मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। सो मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं अभी 70,000 की SIP कर रहा हूँ टोटल 6 म्यूचुअल फंड्स में। एंड ओके, इस तो मुझे ये जानना था कि ये जो मेरा एलोकेशन है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब मैं इन्हीं के साथ कंटिन्यू करूं या कुछ मैं इम्प्रूवमेंट करूं। सो बेसिकली मेरा गोल ये है, अभी मैं 32 इयर्स का हूं, सो बाय 45 आई एम ट्राइंग कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए। और हाँ मैम, मेन गोल यही है। तो बस मेरे पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग मुझे गाइडेंस चाहिए थी। तो आयुष, आपकी SIP आपने कब से की है, मतलब कितना टाइम हो चुका है, या एक आइडिया आप दे सकें कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी कहाँ स्टैंड करती है? मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू अभी मैम 28 प्लस है। तो मैंने जो अपनी फर्स्ट SIP की थी ICICI थ्रू में, तो लगभग उसको 7 साल हो चुके। एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं नई म्यूचुअल फंड ऐड करता रहा, जैसे जैसे मतलब प्रोफेशनली मैं ग्रो करता रहा। तो लगभग 7 इयर्स मैम। ओके, तो 7 साल आपको हो चुके हैं, विच इज कमेंडेबल, क्योंकि 32 साल पंकज जी इनकी उम्र है। 25 साल की उम्र से इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर ली और इसीलिए देखिए 28 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके हैं, विच इज कमेंडेबल। और रही बात अब इनकी एग्जिस्टिंग SIPs की, तो इन्होंने एक अच्छी बात है इनके पोर्टफोलियो में कि ऐसा नहीं है कि 70,000 की SIP के लिए इन्होंने 70 फंड्स नहीं चुने हैं, कॉम्पैक्ट ही रखा है अपना पोर्टफोलियो, जिसमें डिसेंट SIP कर रहे हैं, जिसमें 5,000, 12,000, 15,000 शामिल है। अब पहला सवाल तो जैसे इन्होंने कहा कि एक तो पोर्टफोलियो इनका कैसा है, कुछ चेंजेस करने हैं क्या, दूसरा ये 15 साल में इनका टारगेट अग्रेसिव है 4 करोड़ का, तो बताइए सजेशंस। बिल्कुल, दीपाली ने सही कहा कि समय से शुरुआत करते रहे तो आज 28 लाख रुपीस इकट्ठा हो गए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आयुष को। और आयुष, आपके 28 लाख और साथ में जो 70,000 की आप SIP कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि आपके अभी एज जो है 32 और 45 में आपने टारगेट फिक्स किया हुआ है, तो 13 इयर्स का टाइम है। और हम अगर 12% का रिटर्न एक एज्यूम करते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर, तो आपके करीब 3.73 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और टारगेट है 4 करोड़ का, थोड़ा सा कम है। तो यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपीज पर मंथ से बढ़ा दें तो ये आसानी से अचीव हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो एक तो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए आपको। दूसरी बात, फंड्स आपके अच्छे हैं, हालांकि आपने लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है उस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन अलग से मिड कैप फंड नहीं है। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि यहां पर अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 इस मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, या किसी दूसरे अच्छे मिड कैप फंड को शामिल कर सकते हैं, वो एक सजेशन आपके लिए रहेगा। और साथ ही आपने जैसा कहा है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स फंड सभी एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स हैं। अब आपने लार्ज कैप इंडेक्स में किया हुआ है, मिड कैप में किया हुआ है, वो नहीं मालूम है। तो अगर आपने निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इस तरह के इंडेक्स में किया हुआ है तो बिल्कुल बने रहें, और अगर नहीं है तो मेरी सजेशन मेरा यही होगा कि आप एक लार्ज कैप इंडेक्स में ही करें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा।